थर्ड लेसन कर रहे थे विद्युत धारा। इसमें हमारा आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन, इन्होंने बनाया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। तो सबसे पहले हम इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत इसके अनुसार क्या है कि यदि हम 4 प्रतिरोध को इस प्रकार से चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में समायोजित करें, ये हमने 4 प्रतिरोध लिए और इनको मिलाकर एक चतुर्भुज हमने बना लिया। तो अगर हम 4 प्रतिरोधों को मिलाकर इस प्रकार से समायोजित करें कि इसमें जब धारा प्रवाहित की जाए तो इसके एक विकर्ण में इस तरह से हमने चतुर्भुज के रूप में जोड़कर एक विकर्ण में सेल और एक कुंजी लगा दी। ये विकर्ण जो है ये यहाँ से, ये वाला विकर्ण है, इसको खींचकर यहाँ पर कर दिया हमने। ये सेल का विद्युत वाहक बल E और ये कुंजी K1। और दूसरे विकर्ण में हमने एक धारा मापी। धारा मापी हमें धारा का मान बताता है और ये बताता है कि यहाँ पे धारा उपस्थित है या नहीं है तो कितनी है। तो ये धारा मापी G दूसरे विकर्ण में हमने लगा दिया। तो यहाँ पर जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ से धारा चलेगी, ये I धारा यहाँ से चली, तो ये पॉइंट पर जब पॉइंट कॉमन होता है तो धारा अलग अलग हो जाती है। यानी एक धारा यहाँ चली जाएगी, मान लो एक भाग I1 हो गया और दूसरा भाग I2। तो यहाँ से ये I1 होते हुए, अब क्योंकि जब हम इसको चतुर्भुज के रूप में इस तरह से समायोजित कर देंगे कि इसके इस विकर्ण में धारा शून्य हो, यानी यहाँ पर कोई धारा नहीं जाए, तो ये जो धारा I1 है यही आगे इस तरह से चली जाएगी, निकल जाएगी। और ये I2 धारा यहाँ से होते हुए यहाँ पर फिर से I1 और I2 मिलके फिर से I धारा के बराबर हो जाएंगे। तो सिद्धांत हमने आज, हमारा सिद्धांत क्या होगा व्हीटस्टोन सेतु का, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसके एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ते हैं। अब धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में विक्षेप शून्य है तो यह सेतु संतुलित कहलाता है। और संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम इसको लिखेंगे। इसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ते हैं। यदि
प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो तो सेतु संतुलित अवस्था में होता है। इस दशा में यानी संतुलन की अवस्था में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के लिए हमको सिर्फ ये लिखना है कि ये चित्र बन जाएगा हमारा, और इसमें चित्रानुसार 4 प्रतिरोध PQRS को एक धारामापी G और एक सेल E से चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो चार प्रतिरोधों कौन कौन से PQR तथा S को एक धारामापी तथा एक सेल से चित्रानुसार चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम कुंजी K1 दबाएंगे और उसके बाद K2 दबाएंगे। अब K1 को दबाने के बाद इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, और K2 को दबाने पर अगर इसमें विक्षेप शून्य होगा तो ये संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुंजी K1 को दबाकर धारा प्रवाहित करने पर यदि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में विक्षेप शून्य है, तब संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में होगा जब हमने इस K2 को जोड़ दिया है। पहले K1 को जोड़ा, फिर K2 को जोड़ा। अब क्या संतुलन की अवस्था में, अब यहाँ पर हमारे इस चित्र में दो बंद पाश बन रहे हैं। हम इसमें नाम दे देते हैं। ये हो गए यहाँ पर A, B, C और D।
तो एक बंद पाश तो है ABDC, इसमें हम इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बंद पास है BCDB, इस तरह से। इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं बंद पाश ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से। अब इसमें हम इस तरफ को चल रहे हैं, तो I1 की दिशा यही है, लेकिन I2 की विपरीत दिशा है। तो ये प्लस के साथ लेंगे I1 को और I2 को माइनस के साथ। इसी इसके संगत प्रतिरोध P है और I2 का संगत प्रतिरोध R है, और इस पाश में कोई भी सेल नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल होगा 0। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, क्योंकि I2 की धारा विपरीत है इसलिए माइनस साइन के साथ लेंगे, इसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होगा। लेकिन सेल में कोई सेल नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इसी तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम हम लगाएंगे दूसरे बंद पाश BCDB में। अब इसी तरह से अब बंद पाश BCDB में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया हमने। तो यहाँ पर देखो इस दिशा में चल रहे हैं हम, तो I1 की दिशा यही है, लेकिन I2 की दिशा विपरीत है। तो I2 को हम माइनस साइन के साथ लेंगे। I1 का संगत प्रतिरोध Q है, I2 का संगत प्रतिरोध S है, ठीक है। और इसमें भी कोई सेल नहीं है इसलिए विद्युत वाहक बल होगा 0। तो यहाँ पर हम लेंगे I1 Q माइनस I2 S इक्वल टू 0। तो I1 Q ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। बहुत ही आसान टॉपिक है। जो मेन चीज़ है वो आपको ये है कि ये किस तरह से आई है ना। तो समीकरण फर्स्ट को हम सेकंड से भाग दे देंगे। इक्वेशन सेकंड से भाग देने पर तो फर्स्ट है हमारी I1P इक्वल टू I2R। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो यहाँ पर ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यहाँ हम ऑलरेडी ले चुके, संतुलन की अवस्था में हो गया है। संतुलन की अवस्था में दो संगत संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो AB भुजा और BC भुजा जो होते हैं इसके प्रतिरोध हमें ज्ञात होते हैं। जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की, तो ये ज्ञात भुजाएं होती हैं। और R का मान हमें AB और BC ये अनुपाती भुजाएं होती हैं, और AD ज्ञात भुजा होती है, और DC यानी CD में हम वो प्रतिरोध लगाते हैं जिसका मान हमें नहीं पता होता, तो इसको अज्ञात भुजा कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा AB व BC अनुपाती भुजा AD ज्ञात भुजा तथा CD अज्ञात भुजा कहलाती है। ओके बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। आपको समझ आया हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।